टेलीग्राम में नहीं होगा, यहीं आपको सेंड किया था ना, डाउनलोड्स फोल्डर में देखिए, क्विक शेयर में, टैब में। क्विक शेयर, क्लास 10 चैप्टर 2। यस, आइए इसको देखते हैं। जैसे नेशनल इनकम का हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो डिस्कस कर लिया है, एक बार रिवाइज। देखिए, तो इनकम आपको मैंने समझा दिया था कि एनी रिसोर्सेज दैट अ पर्सन गेट्स in place of his work, his occupation, when he does some work, that is called as income. It may be cash, it may be goods. ठीक है, जैसे यहाँ आपको दिया हुआ, we all know that every person of society earns through his labor, and that earning is known as his income. ठीक है, इनकम में बी इन टर्म्स ऑफ मनी और गुड्स, यानी इधर वो कैश के रूप में हो सकता है, या उसको काइंड या गुड्स बोलते हैं कि कुछ सामान के रूप में दिया जा सकता है। इनकम इज़ मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ अर्निंग्स। इनकम इज़ मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ अर्निंग्स, मतलब कि जो हम कमाई करते हैं उसको पैसे के रूप में, जो उसका उसको पैसे के रूप में हम माप सकते हैं, उसको इनकम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं आज कितना कमाया, तो 500 रुपीज़। तो ये 500 रुपीज़ जो बोल रहे हैं, ये हमारी जो हमने जो भी अर्न किया, जो हमने कमाया, जो गेन किया हमने, उसका रुपए में उसका वैल्यू है 500 रुपीज़ जब हम कह रहे हैं। ठीक है, पहले होता था कि चलो आदमी कोई काम किया तो उसको 10 किलो चावल दे दिया, 10 किलो गेहूं दे दिया, ऐसा भी होता था, आज भी होता है गांव में जो है। तो वहाँ उसने जो कमाया वो 10 केजी गेहूं उसको मिला, उसका मॉनेटरी वैल्यू कहा जाए कि 10 केजी गेहूं का क्या प्राइस है, तो मान लीजिए कि 300 और 400 रुपीज़, तो उसका इनकम कहा जाएगा कि हाँ, गेहूं 10 केजी मिला जिसका की वैल्यू है 400 रुपीज़। तो जब हम इनकम की बात कहते हैं तो वो एक्चुअली जो भी हम अर्न करते हैं उसका मॉनेटरी एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इंडिविजुअल एंड सोशल इनकम इज़ द इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी ऑफ एनी इकोनॉमी। इंडिविजुअल एंड सोशल इनकम, यानी एक व्यक्ति की जो इनकम है, आय है, कमाई है, और जो सोशल समाज की जो इनकम है, वो ये बताता है कि उस समाज में गरीबी है कि संपन्नता है, यानी सभी खुशहाल है। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाल, इंडेक्स मतलब उसका मेज़र करता है, इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ चलिए ये सब जैसे चलिए पढ़ देता हूँ थोड़ा। इनकम इज़ दैट मेजरिंग रॉड, यानी इनकम वो नापने वाला तरीका है, विद द हेल्प ऑफ विच सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन बी कंप्यूटेड। तो जिससे कि किसी भी देश का, किसी इकोनॉमी का वो कैसा आर्थिक हालात है वो हम उससे जान सकते हैं इनकम से। इट इज़ द इनकम which categorizes any state or country into developed and developing stage, यानी इनकम ही है जिससे हम किसी देश या राज्य को बांटते हैं अलग अलग कैटेगरी में कि वो डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, क्या है। अमंग इंडियन स्टेट्स गोवा, दिल्ली एंड हरियाणा आर कंसिडर्ड एज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो इनकम के आधार पर भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली, क्योंकि इनकी इनकम सबसे ज़्यादा है, गोवा, दिल्ली एंड हरियाणा आर कंसिडर्ड एज डेवलप्ड, इनको हम डेवलप्ड स्टेट्स कहते हैं। वाइल ऑन अदर साइड बिहार, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश
आर कंसिडर्ड एज स्टेट्स ऑफ लोअर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी लेस डेवलप्ड स्टेट कहते हैं इनको, क्योंकि इनका इनकम जो है पर कैपिटा इनकम कम है। अब यहाँ देखिए बॉक्स में आपको डेफिनेशन दिया हुआ है एक प्रॉपर इनकम का। द रेम्यूनरेशन, वर्ड यूज करते हैं रेम्यूनरेशन, विच अ पर्सन गेट्स फॉर एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वर्क इज नोन एज इनकम ऑफ ए पर्सन। किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन मतलब उसके बदले में जो भी कुछ दिया जाता है, विच अ पर्सन गेट्स फॉर एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वर्क इज नोन एज इनकम। यहाँ देखते हैं, देखिए 10 कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान आर कंसिडर्ड एज डेवलप्ड एंड इंडिया इज ऑन लोअर लैडर ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया अभी निचले स्तर पर है, निचले पायदान पर है। This is different because of growth rate. India is heading towards the category of developed countries for past few years. पिछले कुछ सालों से इंडिया जो है वो अब डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है अपने ग्रोथ रेट की वजह से। देखिए, as for example in the production of goods and services, income is expressed in terms of rent as reward for land, wages as reward for labor, interest as the reward for capital, salary as the reward for manager, profit or loss as reward for entrepreneur। देखिए ये जो है बहुत बढ़िया से आपको दे दिया, इस पर सवाल भी आया कई बार। तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, तो वहाँ जो है इनकम कैसे कैसे हम कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ज़मीन पर जो इनकम होती है उसको रेंट कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ज़मीन हम किसी को देते हैं, ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो उसके बदले हमें क्या देता है, किराया देता है, रेंट देता है। वेजेस एज रिवार्ड फॉर लेबर, मेहनत करने के बदले क्या मिलता है, तो वेजेस दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है। इंटरेस्ट एज रिवार्ड फॉर कैपिटल, जो पैसा लगाते हैं उनको पैसा लगाने के बदले क्या मिलता है रिवार्ड के रूप में, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। जैसे देखिए कोई आदमी पैसा देता है या बैंक पैसा देती है, तो उस लोन के बदले में वो क्या लेती है, लोन देने के बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है। कोई आदमी है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है पैसा लगाने के बदले। या अगर हम शेयर लगाते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो उस शेयर के बदले हमें उस पर इंटरेस्ट, जिसको कि डिविडेंड कहा जाता है, वो मिलता है। सैलरी एज रिवॉर्ड फॉर मैनेजर, जो मैनेजर होते हैं अपनी मेहनत दिमाग लगाते हैं कंपनी को अच्छे से चलाने में, तो उनके मेहनत के बदले क्या मिलता है, उनको सैलरी कहा जाता है, सैलरी मिलता है। प्रॉफिट और लॉस एज रिवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योर, और जो एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है, जो उस बिजनेस को सेटअप करता है, रिस्क लेता है उसके प्रोडक्शन में, तो वो उसको क्या मिलता है अपने रिस्क के बदले, उसको जो फ़ायदा या नुकसान, दोनों चीज़ है, प्रॉफिट और लॉस। अच्छे से चला, प्रॉफिट हुआ तो वो उसका होता है, और अगर घाटा हुआ तो घाटा भी उसको सहना पड़ता है। कोई मैनेजर थोड़े घाटा सहता है, मैनेजर को तो अपनी सैलरी मिलती है, वर्कर्स को तो अपना वेजेस मिलता है, जिसने ज़मीन दी है वो तो अपना रेंट लेगा। उसको क्या मतलब कि आपका बिजनेस घाटे में चल रहा है कि फ़ायदे में चल रहा है, वो ज़मीन दिया है, ज़मीन का किराया लेगा। जो लेबर मेहनत कर रहा है वो अपनी मेहनत का पैसा लेगा, वेजेस लेगा। जो आपका पैसा लगाया है वो अपना पैसे पर इंटरेस्ट लेगा। उसको इससे क्या मतलब कि आपका घाटा चल रहा है कि फ़ायदा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो घाटा या फ़ायदा किसके हिस्से चला जाता है, जिसने रिस्क लिया है, जो एंटरप्रेन्योर है। तो इस तरह आपने देखा यहाँ अलग अलग कंसेप्ट इनकम के बारे में, और प्रोडक्शन में इनकम कैसे, उसको अलग अलग नाम क्या दिया जाता है। जैसे जो लैंड ओनर होता है उसका इनकम क्या कहते हैं, रेंट। जो लेबर होता है यानी वर्कर होता है उसका इनकम क्या होता है, वेजेस।
जो पैसा लगाने वाला फाइनेंसर होता है उसका इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट। जो मैनेजर और वर्कर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनका इनकम क्या होता है, सैलरी। और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका इनकम क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इनकम ऑफ बिहार। तो यहाँ देखते हैं कि बिहार इज़ अ वेरी पुअर एंड बैकवर्ड स्टेट वेयर ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इज़ वाइडली प्रिवेलेंट। बिहार एक काफ़ी गरीब और पिछड़ा राज्य है जहाँ की गरीबी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। प्लानिंग कमीशन हैज़ रिलीज्ड डेटा रिलेटेड टू पॉवर्टी रेशियो इन कंट्री इन मार्च 2009। प्लानिंग कमीशन ने गरीबी के लेके मार्च 2009 में कुछ डेटा निकाला था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा बिहार इज़ वन ऑफ द मोस्ट पुअर स्टेट्स आफ्टर उड़ीसा इन कंट्री। बिहार जो है सेकंड है गरीबी के मामले में आफ्टर उड़ीसा के बाद। 41% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ लिविंग बिलो पॉवर्टी। देखिए आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ मिला कि लगभग 41.4% जो डेटा है लेटेस्ट, 41.4% जो पीपल है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से। अभी भी यही होगा, 40 के आसपास होगा, कुछ घटा होगा ज़रूर। तो अभी के इकोनॉमिक सर्वे आपको भेजा है उसमें देख लीजिएगा, चैप्टर 5 में शायद दिया होगा, तो या कहिएगा तो हम देख के बता देंगे। तो यही होगा रफली 40 के आसपास, लेकिन इसको भी मान सकते हैं क्योंकि बुक्स में तो यही है, लेटेस्ट बुक्स में। अगर इकोनॉमिक सर्वे में देख लीजिए दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो सेफली हम इसको भी मार्क कर सकते हैं 41.4%। पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार इज लोएस्ट इन होल कंट्री। ये देखिए पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार जो है लोएस्ट है, विच कॉजेज लो लेवल ऑफ सेविंग, जिसके कारण यहाँ लोगों की बचत काफ़ी कम होती। जब इनकम कम होगी तो बचत भी कम होगी, सेविंग कम होगी। देखिए सर्कल ऑफ पॉवर्टी आपने पढ़ा ना साइकिल कि लेस प्रोडक्शन लेस इनकम तो लेस सेविंग तो लेस इन्वेस्टमेंट, लेस कैपिटल तो लेस इन्वेस्टमेंट तो फिर से अंडर डेवलपमेंट। वही है यहाँ। देखिए बिकॉज ऑफ, देखिए कही दिया आगे, बिकॉज ऑफ लेस सेविंग रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन causes less investment, as a consequence per capita income again stands at low rate. Contrary to this, per capita income is high in other states, for example Goa, Delhi, Haryana etc., which causes high saving and investment. Rate of capital formation is high and consequently per capita income increases. ठीक है, आगे आपका ये नर्क्स के साइकिल ऑफ पॉवर्टी यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पर बना हुआ है, उसी चीज़ को यहाँ पर दिखा दिया है। एक लेफ्ट हैंड साइड में गोवा स्टेट है और राइट हैंड साइड में बिहार स्टेट का दिया हुआ है। तो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं कि क्योंकि उसका इनकम कम ज़्यादा है, गोवा का हाईएस्ट इनकम है पर कैपिटा, तो उसका ज़्यादा बचत है, मोर सेविंग के कारण मोर इन्वेस्टमेंट है, मोर इन्वेस्टमेंट के कारण फिर हाई कैपिटल फॉर्मेशन है, हाई कैपिटल फॉर्मेशन के कारण फिर हाई इनकम है। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में बिहार का हम देख सकते हैं कि लो इनकम है पर कैपिटा, उससे लो सेविंग है तो फिर लो इन्वेस्टमेंट होता है, लो इन्वेस्टमेंट से लो कैपिटल होता है, लो कैपिटल से फिर से लो इनकम पर आ जाते हैं। देखिए अमंग ऑल 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़ हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। अगर हम सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिला के देखें तो चंडीगढ़ का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। ऐसे स्टेट्स में खाली कहेंगे तो गोवा में है, लेकिन अगर यूटीज़ मिला देते हैं तो चंडीगढ़ का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। फॉर लास्ट 5 years इट इज़ मेंटेनिंग द सेम पोजीशन। देखिए पिछले 5 साल, काफ़ी सालों से है, पिछले 5 सालों से तो यही जो है सेम, यानी चंडीगढ़ ही टॉप पोजीशन पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं
कि 2-3 लाइन के बाद देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिलीज्ड बाय इट ऑन 16 सितंबर 2008 पर कैपिटा इनकम इन चंडीगढ़ इज 70,361। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओनली 28 स्टेट्स, गोवा एंड दिल्ली हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। अगर स्टेट्स की बात करें तो गोवा दिल्ली का हाईएस्ट है, लेकिन अगर टोटल सबकी बात करें तो चंडीगढ़ का हाईएस्ट है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा ऑफ डायरेक्टरेट, पर कैपिटा इनकम इन गोवा इज ₹54,850, in Delhi ₹50,565 and हरियाणा एट थर्ड प्लेस लिविंग बिहाइंड पंजाब। पहले पंजाब था दिल्ली के बाद, तीसरे स्थान पर उसको हरियाणा ने पीछे छोड़ दिया है। तो देखिए, चंडीगढ़ का आपको है 70,000 के आसपास, गोवा का है 55,000, दिल्ली का है 50,000। ठीक है, अब देखिए, इन बिहार in the growth rate of national income is 11%, which is at second place after गुजरात। ये 2008-9 में जब बिहार में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ था 11%, जो कि गुजरात के बाद सेकंड हाईएस्ट था। तो नाउ बिहार इज़ हेडिंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट, अब बिहार तेज़ी से विकास कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बगल में बॉक्स है लेटेस्ट नो, उसमें दिया हुआ अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ऑफ कमीशन, इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम इन 2008-9 इज ₹25,000। इंडिया का अगर हम पूरा इंडिया का एवरेज देखते हैं तो पर कैपिटा इनकम 25,494 है। बिहार पर कैपिटा इनकम इज ₹6,600। बिहार का जो है 6,000। देखिए, एक तरफ जो है दिल्ली का या गोवा का है 55,000, चंडीगढ़ का है 70,000 और हमारे बिहार का है 6,600 रुपये। अमंग ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स, पटना हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड शिवहर डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। पटना का हाईएस्ट है और शिवहर का लोएस्ट है। ये देखिए, सब आपको डेटा मिल रहा है और लगभग ये ऐसा ही रहता है, ये बदलता नहीं है जनरली जल्दी। तो क्या, अच्छा, वो डेटा वो थोड़ा बढ़ा होगा, देखना पड़ेगा, अभी हम लोग देख लेंगे उसको इकोनॉमिक सर्वे में, देख लेंगे। तो ये जो मैंने कहा कि पटना और शिवहर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये लगभग यही आपको रहेगा। तो पूछा जाए बिहार में किस ज़िले का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, वो पटना ही रहेगा और लोएस्ट में शिवहर ही रहेगा। और इंडिया में जो है बिहार का लोएस्ट है, तो वो बिहार लगभग वही है अभी। अब देखिए नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम हम आपको बताए ही थे जब शुरू में हमने थ्योरी पढ़ना शुरू किया था। तो किसी देश में टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, कितनी इनकम हो रही है, उसको हम टोटल ऐड करते हैं तो कहते हैं नेशनल इनकम। और उसको मेज़र करने के कई तरीके हैं, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज 34 पर। तो यहाँ थर्ड पैराग्राफ में देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, द लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस एनुअली अ सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज, मटेरियल एंड इमटेरियल इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अल्फ्रेड मार्शल एक बहुत ही नामी प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने बहुत सारे एक मार्शल प्लान दिया था वर्ल्ड के कंट्रीज़ के लिए। मार्शल प्लान इनके नाम पर जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे संगठन बनाने में इनका रोल था। मार्शल जो है तो एक बहुत ही बड़े नामी इकोनॉमिस्ट थे। तो इनका डेफिनेशन है, कहते हैं कि द लेबर एंड कैपिटल, यानी एक तरफ तो लेबर का मतलब जितने भी काम करने वाले लोग हो गए,
लेबर एंड कैपिटल, दूसरी तरफ कैपिटल यानी जितना भी संपत्ति, इन्वेस्टमेंट, पैसा, मशीन, जो भी सब काम करते हैं, लगते हैं कहीं भी कामकाज में, ये किसी देश के ऑफ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जब वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर काम करते हैं, यानी जो भी वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होता है उस पर ये वर्क करते हैं। आपको पता है फैक्ट्रियों में क्या होता है, कच्चा माल लेके उसको फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल बनाते हैं, हर जगह यही है। तो नेचुरल रिसोर्सेज पर काम करते हैं। प्रोड्यूस एनुअली यानी साल में पैदा करते हैं अ सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज़, तो ये जो है एक कुछ सामान हर साल बनता है, तैयार होता है किसी भी देश में। सामान जो कमोडिटी है वो किस तरह का हो सकता है, वो मटेरियल यानी जिसको हम छू के देख सकते हैं, छू सकते हैं, या इमैटेरियल जो छू नहीं सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं। इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड, जिसमें कि हर तरह की सर्विस यानी सेवा भी, जैसे आप कोई टीवी रिपेयर किया तो वो कोई सामान तो तैयार किया नहीं, लेकिन वो सर्विस क्रिएट करता है, किसी ने मेहनत किया, किसी ने कोई बिजली का कुछ ठीक किया, यानी बहुत तरह की सर्विसेज होती हैं। या बहुत तरह का गुड्स है, जैसे ओनरशिप चेंज होता है, तो वो जो है वहाँ गुड्स जो है वो सेल करता है, तो वो भी कुछ वैल्यू क्रिएट कर। तो यही कह रहा है कि कमोडिटीज़ बहुत तरह की होती हैं, मटेरियल हो सकती है यानी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या इमैटेरियल है जो जिसमें मैटर नहीं है, इस तरह का भी चीज़ होता है। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो नॉलेज जो है क्या है, इमैटेरियल चीज़, एब्स्ट्रैक्ट चीज़। तो ऐसी चीज़ें जो है वो जो टोटल साल भर में पैदा होती हैं उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम, गुड्स और सर्विसेज जिसको अब हम कहते हैं, तो इसी को कहते हैं नेशनल इनकम। इसमें देखिए बॉक्स में एक और चीज़ दिया है, इफ़ द टोटल कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड इन फॉरेन कंट्रीज देन इनकम अर्नड फ्रॉम दिस इज़ ऑल्सो एडेड टू नेशनल इनकम। अगर मान लीजिए पैसा किसी देश का कहीं दूसरे देश में लगता है और उस पर कुछ कमाई होती है तो उसको भी हम नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। अब यहाँ से लोग पैसा लगाएं मान लीजिए रशिया में, तो उस पैसे लगाने पर उनको कुछ कमाई हो रही है, चाहे तो इंटरेस्ट मिल रहा है या जिस तरह से भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो पैसा भी यहाँ के नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा जो है। इसके बाद कई प्रोफेसरों ने अलग अलग ढंग से डिफाइन किया है, हमें उतना उसमें नहीं पढ़ना है। तो अब यहाँ नीचे देखिए है पेज 35 पर, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम किस तरह से समझते हैं? नंबर 1 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, फिर एक दूसरे उसका फिर है तरीका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और तीसरा तरीका है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये तीनों ही नेशनल इनकम को अलग अलग तरीके से ये करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर इज़ कॉल्ड। जैसे शुरुआत में जब इस्तेमाल होता था तो हम बहुत ज़्यादा इतना नहीं, जो भी एक देश में पैदा होता था उसको हम मान लेते थे उस देश का नेशनल इनकम। ठीक है, किसी देश में जो भी कुछ पैदा होता था साल भर में बनता था उसको हम उसका नेशनल इनकम मान लेते थे, कोई उसमें ज़्यादा विशेष जोड़ घटाव नहीं करते थे। तो वो सिंपल तरीका जो था नापने का उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। उसके बाद आया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में जब जीडीपी यूज़ करते थे तो बाद में दिक्कत आने लग गया, जब एक देश के लोग दूसरे देश में जाके काम करने लग गए तो वहाँ दिक्कत आने लग गई, क्योंकि वहाँ जो दूसरे देश के लोग काम कर रहे होते थे तो वो तो अपना इनकम अपने साथ ले जाते थे, वो उस देश का इनकम तो हुआ नहीं, जबकि जीडीपी के तरीके में तो वो उसी देश का जीडीपी गिना जाएगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम कहते हैं कि भारत के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो भारत का जीडीपी है, लेकिन भारत में प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो तो विदेशी कंपनियों का भी यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, और वो जो पैसा जा रहा है वो तो उन देशों में जा रहा है, यहाँ थोड़े रह रहा है। तो
इस अब जैसे एलजी कंपनी यहाँ बना रही, जितनी विदेशी कंपनियाँ यहाँ सामान बना रही हैं, तो वो जो उनके बेचने से जो पैसा अर्निंग हो रहा है वो तो उस कंपनी के पास जा रहा है जो कि इस देश से बाहर है। तो यहाँ के जीडीपी का तरीका बहुत पुराना हो गया है। वो फिर उसके बाद नेक्स्ट तरीका आया हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें कहा गया कि भाई जो किसी देश की सीमा में उस देश के नागरिकों द्वारा पैदा किया हुआ गुड्स और सर्विसेज है, उसको हम कहेंगे उस देश का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इससे हुआ कि जो विदेशी लोगों या विदेशी कंपनियों के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको हमने इसमें से हटा दिया। तो हमें एक सही आइडिया मिला इससे कि हाँ, इस देश का जीडीपी क्या है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, यानी नेशनल इनकम क्या है। अब हमने इसमें विदेशियों का इनकम को हटा दिया था, तो ये हो गया जीएनपी। लेकिन इसमें भी जो है फिर धीरे धीरे हुआ कि भाई कंपनियां ही यहीं लगने लग गई, यहीं के लोग विदेशी कंपनियों में काम करने लग गए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसमें जो है फिर इससे दिक्कत आन, फिर हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट यूज़ किया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और अभी हम इसको जो है करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड से, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड से आपको बताया कि अब प्रोडक्शन नहीं, अब हम कहते हैं वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। कि अब जैसे हम कहीं से सेब खरीद के लाए 200 रुपये केजी, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको बढ़िया से एक पॉलिश खरीदा, चमकाने वाला वैक्स, और सब सेब को पकड़ पकड़ के एकदम कपड़े से वैक्स लगा लगा के चमका दिया, और उसके बाद उसको हम 200 की जगह 300 रुपये केजी बेच रहे हैं। तो वो वैल्यू एडिशन हो गया उसका। अब 200 रुपये से उसका 300 रुपये कीमत, क्योंकि उसमें चमक आ गई, उसका कलर सुंदर दिखने लग गया, वो बिकेगा 300 रुपये केजी। यही होता है। तो हमने क्या किया, कोई प्रोडक्शन नहीं किया, बल्कि उसका वैल्यू एडिशन कर दिया अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से। तो इस तरह से आज के डेट में प्रोडक्शन बहुत ही अलग तरह का हो चुका है, जहाँ ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कुछ बनाई जाए, मतलब वैल्यू एडिशन भी बहुत हो जाता है। तो अब हम इसीलिए यूज़ करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। चलिए, तो ये हो गया नेशनल इनकम के बारे में। अब यहाँ देखिए है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, देखिए क्वेश्चन भी आया हुआ था, आपको यहीं मिल जाएगा। इन 1868 दादा भाई नौरोजी एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर फर्स्ट टाइम। देखिए आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया है ना। इन 1868 दादा भाई नौरोजी एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर फर्स्ट टाइम। इन हिज बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ही स्टेटेड दैट द पर कैपिटा एनुअल इनकम इज ₹20। उन्होंने कहा था कि भारत में उस समय एक व्यक्ति पर कैपिटा जो एनुअल इनकम है वो 20 रुपये थी। 20 रुपये पर कैपिटा इनकम थी, यानी एक व्यक्ति साल भर में 20 रुपये कमाता है एवरेज। आफ्टर दैट अदर इंटेलेक्चुअल्स ऑल्सो एस्टिमेटेड per capita in national income statistics as suggested by famous economist Dr. V.K.R.V. Rao between 1925 to 29 was more widely prevalent। तो देखिए आपको ये भी पूछा जा चुका है कि साइंटिफिकली पहली बार किसने नेशनल इनकम एस्टिमेट किया था। V.K.R.V. राव पूछा गया है क्वेश्चन आपको, देखिए यहीं से आ रहा है। उसके बाद देखिए After independence, a committee on national income was constituted in August 1949 under chairmanship of Professor P.C. Mahalanobis, प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस। बता चुका उनके बारे में, बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, बंगाल के स्टैटिस्टिक्स के विद्वान थे, इकोनॉमिक्स के विद्वान थे। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो आज़ादी के बाद जो कर कहें पहला तो कमेटी बना था प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। दिस कमेटी रिलीज्ड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन अप्रैल 1951। 1951 में इसकी रिपोर्ट आई थी।
इस अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द टोटल नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री वॉज ₹8650 crores and ₹246.9 in 48-49। साल 48-49 में ये रिपोर्ट आई थी 51 में, जो कि समय लगता है पहले का डेटा। 48-49 का जो टोटल इनकम था देश का वो था 8650 करोड़, और पर कैपिटा इनकम एक आदमी की एवरेज इनकम जो है साल भर की थी वो 246.9 यानी 247 रुपये। देखिए दादा भाई नौरोजी ने 1868 में क्या दिया था, उन्होंने एक अपने सिर्फ अनुभव पर, कोई उसमें बहुत ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल नहीं था, उन्होंने अपनी समझ अपनी अनुभव इस्तेमाल करते हुए दिया था आइडिया कि 20 रुपया पर कैपिटा इनकम है। उसके बाद फिर 1925-29 में VKRV राव ने जो है एक थोड़ा सा साइंटिफिक कैलकुलेशन करके दिया था। कितना दिया था डेटा अभी यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने फर्स्ट जो है साइंटिफिक एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम किया था VKRV राव ने। आज़ादी के बाद पहला जो है एस्टिमेशन नेशनल इनकम का वो PC महालनोबिस ने किया, उनकी कमेटी ने। अप्रैल 1951 में इसकी रिपोर्ट आई जिसने कहा कि 48-49 में देश की जो इनकम थी टोटल वो थी 8650 करोड़ यानी 8500 करोड़ रफली, और एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम थी 246 रुपये। सीधी बात है कि उस समय का आप देखिए कि 32-33 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन था। 8000 करोड़ यानी 8000 को 32 से डिवाइड करिएगा तो लगभग 32 या 35 जो भी हो तो इतना आपको आ जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि भाई पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल इनकम बाय पॉपुलेशन। आफ्टर 1954 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। 1954 के बाद सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO की स्थापना की गई थी नेशनल इनकम को नापने के लिए। दिस इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स रेगुलरली। यही है जो नेशनल इनकम का जो आंकड़ा है वो समय समय पर देती रहती थी। अब आपने पढ़ा क्वेश्चन में देखा कि इसका नाम अब मॉडिफाई कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो CSO और एक और था NSSO, दोनों को मिला के अब कर दिया गया है 2019 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। CSO और NSSO को मिला के कर दिया NSO। ये आज नेशनल इनकम के डेटा वगैरह, गरीबी के डेटा ये सब देती है। अब है यहाँ पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है, तो पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए बॉक्स में नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, इंडिया हैज़ वेरी लो इनकम एंड द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इज़ ऑल्सो लो। जब इनकम लो है तो पर कैपिटा इनकम भी लो होगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज $950, $950 यानी $1000। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज़ 1/48 ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूनाइटेड, यानी लगभग 50वां हिस्सा है। जहां यूनाइटेड स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम जो है $46,000, तो इंडिया का जो है वो है $900-950। इंग्लैंड का है $42,750 और चाइना का है $2,360 और बांग्लादेश का है $870। ये 2009 के डेटा है। तो इस तरह हमें एक आइडिया मिल रहा है कि USA से लगभग उसका 50 टाइम्स लेस है हम लोग का पर कैपिटा इनकम, और हमसे लगभग डबल है चाइना का, डबल से ज़्यादा, और इंग्लैंड का इतना ही है, ठीक है। तो ये हो गया पर कैपिटा इनकम। नाउ नेक्स्ट इसमें देखिए टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कैसे मेज़र किया जाता है या किया जा सकता है नेशनल इनकम को।
तो यहाँ देखिए ये चार्ट एक बना के दिखाया गया है। देखिए चार्ट में आप देख सकते हैं कि मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो है वो 3 चीज़ों पर आधारित है, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। दिया ही हुआ है आपको। प्रोडक्शन में अब वैल्यू एडेड भी जुड़ गया है, तो प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल इनकम में एक तरीका है कि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उसको ऐड कर लीजिए, प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन जितना हुआ तो उससे मिल जाता है। दूसरा तरीका है कि जितना इनकम हुआ, अगर हम इनकम के अप्रोच से कैलकुलेट कि भाई इनकम कितना लोगों को हो रहा है, तो टोटल इनकम को ऐड कर लें, वो इनकम मेथड कहा जाता है। थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड कि लोग पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो खर्च कर रहे हैं वही तो किसी की इनकम हो रही है। हम मान लीजिए एक मोबाइल खरीदने गए, तो हमने मोबाइल ख़रीदा, हमने 10,000 रुपये का मोबाइल सपोज़ ख़रीदा, तो हमने 10,000 रुपया खर्च किया, तो वो जो मोबाइल सेल हुआ उस पर जो मोबाइल सेलर है उसको कितना इनकम हुआ, जितना हमने पैसा दिया खर्च किया 10,000 रुपया, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ वही उस मोबाइल सेलर का इनकम हुआ। तो यानी हम एक्सपेंडिचर से भी जितना लोग खर्च कर रहे हैं, जैसे हम सब्ज़ी खरीद रहे हैं तो हम सब्ज़ी पैसा जो खर्च कर रहे हैं सब्ज़ी पर, वही तो उसकी इनकम हो रही है सब्ज़ी बेचने से। हम तो जितनी भी चीज़ें बिक रही है बाज़ार में उन पर हम जो खर्च कर रहे हैं वही तो इनकम हो रही है बेचने वालों की सामान। तो यानी कि एक तरह से देखें कि जितना टोटल खर्च किया जा रहा है वही इनकम है। तो इसको उसको अगर हम ऐड कर लें टोटल एक्सपेंडिचर को, तो भी हमको टोटल नेशनल इनकम मिल जाएगा। भाई आज के दिन मान लीजिए हम आज के दिन कहना चाहते हैं कि भारत की कितनी कमाई हुई, तो आज के दिन भारत में लोगों की कमाई उतनी ही होगी ना जितना कुछ लोग पैसा खर्च किए होंगे। जितने भी सामान आज खरीदे गए होंगे उन पर जितना पैसा खर्च किया गया होगा उतना ही इनकम होगा आज लोगों का। तो यानी एक तरफ जितना लोगों ने खर्च किया वही दूसरी तरफ लोगों का उतना कमाई हुआ। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, तो क्योंकि एक तरफ किसी की कमाई होती है तो दूसरी तरफ वो किसी का खर्च होता है। हम कोई वॉशिंग मशीन गए सर्विसिंग कराने के लिए, उसने कहा है 1,000 रुपया, तो हमने उसको 1,000 रुपया दिया, वो मेरा खर्च हुआ, उसका वो क्या हुआ, उसका वो इनकम हो गया, उसने उतना पैसा। तो किसी का इनकम है किसी का खर्च है, इकोनॉमी में सीधा सीधा समझ सकते हैं ना। किसी का इनकम है किसी का खर्च है। जैसे किसान उपजा रहा है अनाज और वो अनाज आके बाज़ार में बिक रहा है, तो हम अगर उस अनाज को खरीदेंगे तभी ना किसान का इनकम होगा। अगर हम खरीदेंगे नहीं तो इनकम कहाँ से होगा, वो तो वैसे का वैसे पड़ा रहेगा सामान। इनकम कब होता है? जब बाइंग एंड सेलिंग होता है। बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगा, किसान अनाज उपजा के घर में रखे हुए हैं, तो उसको इनकम हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक वो बेचेगा नहीं। और बेचेगा तो वहाँ पर क्या है, किसी का उसका कमाई होगा तो खरीदने वाले का खर्च होगा। तो यानी खर्च, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। अगर एक तरफ से एक्सपेंडिचर होता है तो दूसरी तरफ से इनकम होता है। हम डॉक्टर को फीस देते हैं तो वो हमारा खर्च होता है, उसका इनकम होता है। हम अगर उस इनकम हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, नहीं उसको फीस देंगे तो उसकी कमाई कहाँ से होगी, बैठा रहेगा बिना फीस के। तो यानी कि एक और तरीका, अगर टोटल इनकम हम मेज़र करना चाहते हैं तो टोटल हम खर्च मेज़र कर लें कि हाउ मच इज़ टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज़ द टोटल इनकम। तो 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम कैलकुलेशन के। द फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन मेथड, सेकेंड इज़ इनकम मेथड, थर्ड इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। इसी चीज़ को यहाँ आपको थ्योरी में लिख के बताया गया है।
अब इसी को देखिए, इसको सेंसस वर्ड यूज़ करते हैं, तो कहीं लिख दिया है सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, शॉर्ट में नहीं लिखा है, पूरा लिख दिया है सेंसस। मैंने कहा कि कोई भी डेटा कलेक्शन को सेंसस कहते हैं। तो एक है सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। फिर है ऊपर आप देख सकते हैं सेंसस ऑफ इनकम मेथड, पेज 39 पर दिया हुआ है सेंसस ऑफ इनकम मेथड, और उससे पहले जो है सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। तो सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड जो उसको कहते हैं सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड या सीधा सीधा प्रोडक्शन मेथड। सेकेंड है इनकम मेथड, तो सेंसस ऑफ इन। थर्ड है सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो उसमें मैंने आपको बताया कि आजकल जो है अब होता है सेंसस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड होता है तो उसको डेटा लेते हैं सेंसस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। और एक होता है सेंसस ऑफ ऑक्यूपेशन मेथड। ऑक्यूपेशन के आधार पर हम अगर वो कैलकुलेट करते हैं किस ऑक्यूपेशन में कितना हो रहा है खर्च, इनकम, तो उसको सेंसस ऑफ ऑक्यूपेशन मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि इस कई तरीके हैं, ऊपर 5 तरीके यहाँ बताए गए, लेकिन बेसिकली दो तरीके यूज़ किए जाते हैं इकोनॉमिक्स में। एक प्रोडक्शन, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, और सेंसस ऑफ इनकम मेथड या इनकम, यही दोनों जो है ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए मैंने कहा था कि हम आपको पढ़ाए हैं, क्वेश्चन भी आया था कि डिफ़िकल्ट क्यों होता है नेशनल इनकम का लेना। तो देखिए नंबर 1 है डिफ़िकल्टी इन कलेक्टिंग डेटा। डेटा कलेक्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, करेक्ट डेटा अवेलेबल नहीं होता है। नंबर 2, लोग बताते नहीं, मैंने बताया था कि कई लोग बताते नहीं हैं। लोग डेटा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, ये अलग समस्या है, ठीक है। किसी से जाइए पूछिए कि हाँ भाई, दुकानदार से पूछिए कि आपने इस महीने टोटल कितने बिस्कुट के पैकेट बेचे हैं, बोलेगा अरे भाई इतना मैं हिसाब किताब रखता हूँ कितना बिस्कुट का पैकेट बेचा हूँ। तो लोग डेटा रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं। दूसरी बात है सही बताना नहीं चाहते हैं, सही डेटा देते नहीं हैं, ये सारी बड़ी दिक्कतें हैं। तो इसलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 है पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग, रिपीटिशन हो जाता है। तो पता चला बिस्कुट बेचने वाले के यहाँ भी काउंट हो गया, और होलसेलर के यहाँ भी काउंट हो गया, रिटेलर के यहाँ भी काउंट हो गया। डबल काउंटिंग होने का बहुत ही होता है। थर्ड है डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द वैल्यू। वैल्यू मेज़र करने में डिफ़िकल्टी होती है। अब किसी जो है उससे पूछिए कारपेंटर से कि हाँ भाई ये सोफ़ा सेट आपने तैयार किया, इसका क्या वैल्यू है, वो क्या बोलेगा, वो वैल्यू उस पर थोड़े, उसके मन पर थोड़े है। तो जो बेचने वाला, खरीदने वाला जो कीमत देगा, अब खरीदने वाला फंस जाए 50,000 में, खरीदने वाला फंस जाए 70,000 में, खरीदने वाला फंस जाए 1 लाख में, कौन जानता है। तो कोई वैल्यू थोड़े उसका है, वो तो जितने में डील हो जाए, ठीक है, जितने में डील हो जाए। वो 1 लाख बोला है, वो तैयार है उसको 1 लाख में, तो 1 लाख उसका वैल्यू हो गया। कोई बोल रहा है नहीं भाई हम 85,000 देंगे, उससे ज़्यादा एक तो 50,000 हो जाए। कोई बोलेगा हाँ 70,000 ठीक है, तो 70,000। तो कारपेंटर क्या बोलेगा, वो तो बेचारा बढ़ा के एक बोलता है कि हाँ इतना रेट है, वो तो बेचने खरीदने वाले पर है। तो इसलिए डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द वैल्यू। तो ये 3 जो मोटी मोटी बातें हैं जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन में दिक्कतें जिसके कारण होती हैं, ये सब आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद आप ओपन करिए चैप्टर 3, देखें क्या है।